Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for class 11th accountancy. So class, now let's begin with the chapter, that is chapter number 10 as per the NCERT, financial statement with adjustments, and if we talk about DK Goel then it will be chapter number 22. इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास एक चैप्टर देखा था, उसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट दैट वाज द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब हम लोग देखेंगे इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स फॉर पर्टिकुलर दिस चैप्टर, तो हमारे पास में अराउंड देयर आर 22 एडजस्टमेंट्स विद अस. यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको 22 अलग अलग एडजस्टमेंट्स, एडिशनल एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं. सो लेट्स बिगिन विद द थिंग्स डायरेक्टली. अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट वी आर हैविंग विद अस इज द एडजस्टमेंट फॉर योर क्लोजिंग स्टॉक. पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट पे है हमारे पास में एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक. Class, we all are aware that closing stock is being treated as the current assets. बैलेंस शीट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही में इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे. अगर आपको ध्यान हो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, तो हम लोग वहाँ पे करते हैं बाय नेट सेल्स एंड आफ्टर दैट वी जस्ट राइट दी बाय क्लोजिंग स्टॉक. टू साइड पे हम लोग हमारा ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे थे एंड बाय साइड पे हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं इन दी ट्रेडिंग अकाउंट. Is it clear? So now let's proceed with the adjustments related to the closing stock. कि क्या adjustments हमारे पास में होते हैं, एक बार हम देखेंगे उसको. The amount of goods unsold at the end of the year is called closing stock. It is valued at cost price or realizable value whichever is less. इसका मतलब ये होता है क्लास कि हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं. इज इट क्लियर? जब आप उसको सेल आउट करते हो तो आप उसको सेलिंग प्राइस पे सेल आउट करते हैं. ओके लेकिन जो हमारा स्टॉक मेंटेन हम करते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर होगा तो दैट विल बी मेंटेन ऑन द कॉस्ट बेसिस ओनली. लेकिन अगर आप बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो वहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है हमारे ऊपर एंड दैट इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेसर. यानी कि अगर मान लीजिए आपकी सपोज स्टॉक की कॉस्ट है 100 रुपीज़ और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है मान लीजिए आपके पास में 80 रुपीज़, तो हम लोग उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने की जगह पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. ओके एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि वो स्टॉक अगर मार्केट में सोल्ड आउट होता है तो आपको कितना रुपीज़ रियलाइज होगा वहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. अब हम लोग एक ट्रीटमेंट है यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, उसको देखना है आपको. Generally, the closing stock is given outside the trial balance. This is so because closing stock is valued at the end of the year after the accounts have been closed. As such, closing stock will be shown at two places, that is on the credit side of the trading account and on the asset side of the balance sheet. तो उसका कहना है क्लास कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं देके उसके बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपने उसको मेंशन कर रखा है, तो वो आपका दो जगहों पे रिकॉर्ड होगा. एक तो जाएगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक बनेगा एंड द अनदर प्लेस वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इज योर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन योर असेट साइड्स. असेट साइड्स में करंट एसेट्स होता है और करंट एसेट्स में आप अपना क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे. Is it clear? This will be the basic treatment of your closing stock, but the condition is कि वो trial balance के additional information में show होना चाहिए. All right. And the next thing we are having with us is if the closing stock appears inside the trial balance, it will be shown only on the asset side of the balance sheet, because this means that the entry to incorporate the closing stock in the books has already been passed and it has already been deducted out of purchase account given in the trial balance. तो आप देखिए क्या कहना है कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दे रखा हो, बाहर नहीं दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दे रखा होगा, तो फिर वो सिर्फ जो है हमारी बैलेंस शीट में शो होगा. इज इट क्लियर? सिर्फ हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको उसको शो करना है अंडर करेंट असेट्स.
यानी कि फिर वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी परचेज के साथ में एडजस्ट हो चुका होगा, तब जाकर ही वो ट्रायल बैलेंस में शो हुआ है। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। यही था, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है या ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर आपको बाहर दे रखा होगा तो दोनों जगहों पर आपको लिखना है, बैलेंस शीट में भी लिखना होगा और आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना होगा। और अगर वो आपको ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, then you have to record it only on the balance sheet asset side column. It will not be shown in your trading account. This is all about your adjustment related to the closing stock. Is it clear? Okay, now let's move further. There are some adjustment related to your expenses as well as related to your incomes. तो एक बार हम लोग पहले उसको देख लेते हैं क्लास। अब हम देख रहे हैं adjustments related to our expenses. Adjustments related to our expenses. तो क्लास यहाँ पर एक्सपेंसेस हमारे पास में दो अलग अलग तरीके के हैं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने जर्नल एंट्री में भी इनको देख रखा है। एक्सपेंसेस सबसे पहला आता है हमारे पास में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। And the next we are having with us is your prepaid expenses. तो पहला है क्लास हमारे पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज दी प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, जर्नल एंट्री में भी देखा था हम लोगों ने। Those expenses which have been made due in this current year but the payment is not yet been made. यानी कि ऐसे खर्चे जो बिलोंग तो करंट ईयर से करते हैं लेकिन हमने उसका पेमेंट अभी तक भी नहीं करा है, तो उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं क्लास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड वी ऑल आर अवेयर कि ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होते हैं, करंट लाइबिलिटी बन जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्लास दो अलग अलग तरीके होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप इसको बोल सकते हैं, क्लियर हो गई बात। और फिर उसके बाद में आता है एट द एंड, ये होता है हमारे पास में हमारे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग्स। इज इट क्लियर? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा क्लास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर जो है हमारे पास में, ये एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। देखिए हम ये सब चीजें क्यों समझ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, सो यू हैव टू फॉलो अ सिंगल रूल दैट all of the expenses and income which you are going to record should belong to your current year, whether it is paid in cash or not, whether it is received in cash or not. यानी कि आप ट्रेडिंग एंड P&L में जो भी एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो करंट ईयर से बिलोंग करनी चाहिए, भले से आपने उसको कैश में पे करा है या नहीं करा, कैश में रिसीव करा हो चाहे नहीं करा हो। इज इट क्लियर? तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास कि एक्सपेंसेस थे, हमने उसको अब पेमेंट नहीं करा तो हम उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर भी दो है, एट द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड एट द एंड यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है दैट इज द एक्सपेंसेस विच बिलोंग्स टू योर करंट ईयर। तो इन एक्सपेंसेस को तो आपको क्या करना होगा क्लास, आपके ट्रेडिंग एंड P&L में इन्हें क्या करना होगा, आपको ऐड बैक करना होगा। आप ये ऐड कर लेंगे इन योर ट्रेडिंग एंड P&L। और जो एट द बिगनिंग यानी कि जो ओपनिंग वाले आउटस्टैंडिंग है, एट द बिगनिंग मतलब ओपनिंग और एट द एंड मतलब क्लोजिंग। तो जो बिगनिंग वाले आउटस्टैंडिंग है ये कौन से ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे क्लास ये, तो इन्हें हम कर लेंगे यहाँ पे लेस। एंड क्लास रिमेंबर वन थिंग, दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। वहाँ पर एक चैप्टर आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप उस चैप्टर को देखेंगे वहाँ पर आपके पास में सिमिलर चीज़ें आती हैं, सेम एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओके, सो द थिंग्स आर कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यानी कि जो स्टार्टिंग वाला हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसे हमें लेस करना होगा, और जो क्लोजिंग वाला होगा, जो एट द एंड वाला होगा, उसे हमें ऐड बैक करना होगा।
क्लियर हो गई बात? एक बार एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्लास हम लोग, फिर प्रीपेड पर आएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास में हम बोलते हैं क्लास कि सैलरी इज टू बी पेड एट 1000 पर मंथ, एट 1000 पर मंथ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा था, इज इट क्लियर? और आपके ट्रायल बैलेंस में, आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें आपको सैलरी जो दे रखी थी वो आपको सपोज दे रखा था 10,000 रुपीज़ का। अब आप देखिए, हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता करा कि 1000 रुपीज़ पर मंथ का पेमेंट करना है, तो पूरे साल भर का पेमेंट आपको कितना करना होगा क्लास? सैलरी फॉर द होल ईयर, सैलरी फॉर द होल ईयर कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा क्लास 1000 इंटू 12, यानी कि 12,000। लेकिन आपने अभी तक पे कितना करा? एक्चुअली पेड ये कितना हुआ है आपका? एंड दिस इज योर 10,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2000 रुपीज़ की जो हमारी सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग चल रही है। क्लियर है बात? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग क्लास, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास में, दीज विल बी कंसिडर्ड एज योर करंट लाइबिलिटीज। ये क्या होंगे? करंट लाइबिलिटीज बनेंगे। तो आपको उसको अपने ट्रेडिंग एंड P&L वहां पर तो ऐड बैक करना ही है, साथ में उसको आपको अपनी बैलेंस शीट में भी शो करना होगा एज योर करंट लाइबिलिटीज। डुअल एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगनिंग और क्लोजिंग डुअल एडजस्टमेंट्स होंगे। एक तो ट्रेडिंग एंड P&L में ऐड बैक होएगा ही सही, ठीक है। अगर क्लोजिंग वाला है तो ऐड बैक होगा, बिगनिंग वाला है तो लेस होगा। साथ में बैलेंस शीट में भी इनको शो करना होगा आपको। इज इट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया है सारा। इसमें आपके पास में एडजस्टमेंट्स हैं, एग्जाम्पल है डीके कोयल में, आप उसको देखिएगा ध्यान से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लास प्रीपेड के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। तो क्लास प्रीपेड का मतलब होता है क्लास एडवांस पेमेंट करना। इसका क्या मतलब होता है? एडवांस पेमेंट। एंड अगेन इन दी ओपनिंग एंड इन दी क्लोजिंग, यानी कि ओपनिंग प्रीपेड होगा एक तो हमारे पास में, और एक होगा हमारे पास में क्लास क्लोजिंग प्रीपेड। इज इट क्लियर? तो जो ओपनिंग प्रीपेड होता है, ओपनिंग प्रीपेड का मतलब होता है expenses which have been paid in the previous year as an advance but those particular expense belong to your current year। यानी कि ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट तो आपने पिछले साल में कर दिया था, लेकिन वो बिलोंग कौन से ईयर से करते? करंट ईयर से, और उसी वजह से उसको हमने प्रीपेड बोला गया। यानी कि खर्चा अभी तक हमारे ऊपर आया नहीं है, लेकिन हमने उसका पेमेंट अभी ही करके रख दिया है। क्लियर है बात? तो जो ओपनिंग प्रीपेड होता है वो प्रीवियस ईयर में पे हुआ है, लेकिन बिलोंग कौन से ईयर से करता है? करंट ईयर से। तो ऐसे ओपनिंग प्रीपेड को, प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड बैक कर देते हैं इन आर ट्रेडिंग एंड P&L। जो आप ट्रेडिंग और P&L बनाओगे वहां पे जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा वहां पे उस ओपनिंग प्रीपेड को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। और अगर कोई क्लोजिंग प्रीपेड है, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है ये सुनिए आप ध्यान से। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है क्लास द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन द करंट ईयर बट दे बिलोंग टू द अपकमिंग ईयर। यानी कि ऐसे खर्चे जिसका पेमेंट आपने करंट ईयर में कर दिया, लेकिन वो खर्चा बिलोंग कौन से ईयर से करता है? कमिंग ईयर में, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए मुझे रेंट पे करना था 1000 रुपीज़ पर मंथ का, तो साल भर का कितना होता है? 12,000, लेकिन मैंने उसका पेमेंट कर दिया 15,000 का। तो जो 3000 मैंने एक्स्ट्रा करा, दैट पर्टिकुलर 3000 विल बिलोंग टू योर नेक्स्ट ईयर, टू योर अपकमिंग ईयर। तो वो हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, और वो क्लोजिंग प्रीपेड बनेगा। आप करंट ईयर में पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो दैट विल बी क्लोजिंग प्रीपेड। और ऐसे क्लोजिंग प्रीपेड को आपको क्या करना होगा क्लास? लेस करना होगा आपके ट्रेडिंग एंड P&L में। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है। एक चीज और ध्यान में देंगे, मैंने बताया डुअल एडजस्टमेंट्स है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए करंट लाइबिलिटीज होता है, तो सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए करंट असेट्स की तरह ट्रीट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड एज योर करंट एसेट्स। तो साथ में आपको इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना है।
जो आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आप प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो इन्हें आपको ट्रेडिंग एंड P&L में तो रिकॉर्ड करना ही है, ऐड और लेस करके शो करना ही होगा, साथ में आपको अपनी बैलेंस शीट में भी शो करना है एज योर करंट एसेट्स। इज इट क्लियर क्लास? We are having some very good examples, we are having some very good illustrations in the DKOL chapter number 22 as well as in the NCERT, that is chapter number 10। आप उसको करेंगे साथ के साथ में, ठीक है। चलिए एक लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग और देखते हैं आज के लिए, एक एडजस्टमेंट और देख लेते हैं हम लोग। लास्ट दो हम लोग कवर कर चुके हैं एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस, और उसमें भी हम लोगों ने दो पार्ट कवर करे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जिस तरीके से एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड यूज होता है, सिमिलरली हमारे पास में एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू इनकम्स भी होता है क्लास, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू इनकम, ठीक है। तो इनकम में भी हमारे पास में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की तरह होता है इनकम। पहला आता है क्लास हमारे पास में अक्रूड, अक्रूड इनकम हम लोग इसको बोलते हैं। अक्रूड इनकम का मतलब होता है क्लास द इनकम विच यू हैव अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि एक ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर रही है लेकिन आपने अभी तक उसको रिसीव नहीं करा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आई हैव असाइंड अ सर्विस ऑफ टीचिंग टू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th फॉर अराउंड 5 months। मुझे एक इंस्टीट्यूट में हायर करा गया फॉर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ 11-12 फॉर 5 months। मैंने वो 5 months की सर्विस दे दी है, लेकिन अभी तक भी मेरे को उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो मेरी सर्विस पूरी हो चुकी है ना, तो मैं उस इनकम को अब अर्न कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी मेरे को वो रिसीव नहीं हुई है, इस वजह से उसको बोला गया अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, मैंने उसको अर्न तो करा लेकिन अभी तक उसको रिसीव नहीं करा है। तो जो अक्रूड इनकम होती है हमारे पास में, इसमें भी आपके पास दो वैरायटी आ जाएगी फिर से, एक ओपनिंग अक्रूड इनकम और एक क्लोजिंग अक्रूड इनकम। तो जो क्लोजिंग अक्रूड इनकम होगी दैट बिलोंग्स टू योर करेंट ईयर। क्लोजिंग की अक्रूड इनकम यानी कि इस पर्टिकुलर साल के एंड में मेरे पास में जो भी इनकम मैंने अर्न करी लेकिन मैंने रिसीव नहीं करी है, ठीक है। तो ऐसी इनकम मेरे करंट ईयर से बिलोंग करती है, तो इस वजह से इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम्स में ऐड करना पड़ेगा इन योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? इन योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस अक्रूड इनकम को हम लोग क्या मानते हैं क्लास? करंट असेट्स मानते हैं। क्या मानेंगे? करंट असेट्स। तो वापस डुअल एडजस्टमेंट्स है आपके पास में। ट्रेडिंग एंड P&L में जो क्लोजिंग अक्रूड इनकम होगा आप उसको ऐड कर देंगे, क्लियर है। और उसके बाद में बैलेंस शीट में एज एन करंट एसेट्स आप उसको शो करेंगे, क्लियर होगी बात। और अगर कोई ओपनिंग अक्रूड इनकम होगा तो आप उसे क्या करेंगे क्लास? लेस कर लेंगे अपने ट्रेडिंग एंड P&L में, ओके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इट्स अपोजिट टर्म एंड दैट इज योर अनअर्न्ड इनकम। इसका नाम क्या होता है हमारे पास में? अनअर्न्ड इनकम। जैसे यहां पर अक्रूड था वैसे यहां पर क्या है? अनअर्न्ड, विच मीन्स कि हमें प्री पेमेंट हो गया है हमारी सर्विसेज के लिए। इफ आई कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल, सपोज बात कर लीजिए कि मुझे 5 months के लिए किसी इंस्टीट्यूट में हायर करा गया फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। मैंने अभी तक टीचिंग स्टार्ट नहीं करी है लेकिन उन्होंने मुझे कुछ प्री पेमेंट कर दिया, उन्होंने एडवांस में मुझे कुछ पे कर दिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज माई अनअर्न्ड इनकम। मैंने की इनकम जो मैंने अभी अर्न नहीं करी है लेकिन मुझे उसके लिए एडवांस में पेमेंट हो गया है, क्लियर है बात यहाँ पे। तो इसमें भी वापस से दो चीजें आती हैं क्लास, एक आता है हमारे पास में ओपनिंग अनअर्न्ड और एक आता है हमारे पास में क्लोजिंग अनअर्न्ड। तो जो क्लोजिंग अनअर्न्ड होगा यानी कि एक ऐसी इनकम जो आपने रिसीव तो करंट ईयर में करी है लेकिन इसकी सर्विसेज आप कब रेंडर करेंगे? नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में आपको इसकी सर्विसेज देनी है। दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर इनकम बिलोंग्स टू योर अपकमिंग ईयर, टू योर नेक्स्ट ईयर। तो उसको इस ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा क्लास? लेस करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर है बात। और इसको हम लोग साथ में क्या मानते हैं? करंट लाइबिलिटीज। वाई वी आर कंसिडरिंग इट एज करंट लाइबिलिटीज? क्योंकि ये एडवांस इनकम है क्लास।
अभी इसके ऊपर कोई भी सर्विस परफॉर्म करना बचा है, कोई भी गुड्स डिलीवर करना बचा है, तो इट विल एक्ट एज अ करंट लाइबिलिटी फॉर यू। क्लियर है? तो दो जगहों पे ट्रीटमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लेस करेंगे और साथ में करंट लाइबिलिटीज में शो होगा। इज इट क्लियर? और यहां पर अगर हम बात करते हैं ओपनिंग के लिए, तो ओपनिंग जो हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। ओपनिंग अनअर्न्ड का मतलब हमने रिसीव तो प्रीवियस ईयर में करा था, लेकिन उसकी सर्विसेज हमें करंट ईयर में देनी है विच मीन्स दैट दिस ओपनिंग अनअर्न्ड इनकम विल बिलोंग्स टू योर करंट ईयर। तो आप उसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इज इट क्लियर? आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल है क्लास हमारे पास में, अक्रूड इनकम का एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम लोग। सपोज मान लीजिए आपके पास में ट्रायल बैलेंस में, आपके ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स है क्लास 10% के और उसका अमाउंट जो है वो है 1 लाख रुपीस का। ठीक है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला गया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज ₹8,000। क्लियर हो गई बात? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, कंबाइन करके हमें क्रॉस चेक करना होता है क्लास। तो आप देखिए हमारी एक्चुअल इनकम कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल इंटरेस्ट हमारा कितना होना चाहिए था क्लास? एक्चुअल इंटरेस्ट होना चाहिए था हम लोगों का 1 लाख इंटू 10/100 विच विल गिव्स यू 10,000, यानी कि हमारी इनकम कितनी की होनी चाहिए थी? 10,000 रुपीज़ की। बट लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ? इंटरेस्ट रिसीव कितना करा क्लास हम लोगों ने करा क्लास 8,000 का रिसीव करा है। तो यानी कि जो 2,000 है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये हो जाएगा अक्रूड इनकम। तो जब आप इसको P&L में शो कर देंगे, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग एंड P&L के बारे में, इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, ट्रेडिंग में तो नहीं जाएगा ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना बाय इंटरेस्ट, यहाँ आ जाएगा 8,000 और फिर ऐड अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट ऐसा आएगा और अमाउंट आ जाएगा 2,000 एंड देन फाइनल आउटर कॉलम में जाएगा मेरे पास में क्लास 10,000 रुपीज़ का। ये प्रेजेंटेशन आएगी ट्रेडिंग एंड P&L के अंदर। ठीक है, 8,000 तो जो मैंने रिसीव करा एज पर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, बट इफ आई कैलकुलेट द एक्चुअल इंटरेस्ट देन माय एक्चुअल इंटरेस्ट शुड बी ऑफ ₹10,000, so the remaining balance of ₹2,000 will be termed as your accrued interest। तो P&L में बाय इंटरेस्ट 8,000 जो हमने अर्न कर लिया, ऐड करा हम लोगों ने अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 का और बाहर आउटर कॉलम में एक्चुअल इनकम शो करी 10,000 रुपीज़ की। इसके पीछे रीजन है क्लास, वी आर वर्किंग ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं करके अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। तो उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि हमने कितना रिसीव करा कितना नहीं करा, हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस और इनकम करंट ईयर से बिलोंग करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है क्लास यहाँ पे। अकाउंट्स में हमेशा बेसिक के साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, ये क्यों आप ऐड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट इज योर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हम लोगों को ये देखना है कि वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड द सेकंड इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सपेंस और इनकम आपस में पर्टिकुलर ईयर में मैच होना चाहिए, इस वजह से हम लोग इसको लिख रहे हैं। क्लियर है बात? एंड सिमिलरली जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे एसेट साइड पर आपके पास में लिखाई में आ जाएगा क्लास अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000, विच मीन्स आपको पता है कि करंट ईयर में इस साल के एंड में आपके पास में एक 2,000 रुपीज़ की ऐसी इनकम बच रही है जो आपको रिसीव नहीं हुई है। आपने अर्न तो करी है लेकिन आपने उसको रिसीव नहीं करा है, तो इस वजह से आप उसको अपनी असेट्स में, करंट असेट्स में शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। Is it clear? So in this manner class you have to deal with all of such kind of adjustments. We have covered almost 5 adjustments with us. Closing stock we have covered the outstanding expenses, we have covered the prepaid expenses, we have covered accrued income, as well as we have covered your unearned income. Okay, illustrations है NCERT में, DK गोयल में, आप लोगों को देखने हैं साथ में। कोई भी प्रॉब्लम आती है we will be discussed in the live session. So thank you so much.